सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 विषय हिंदी। पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह भाग 1। इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 7 गजल नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 ईस्वी में हुआ था और अल्पायु में ही सन 1975 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत जी को ही जाता है। दुष्यंत जी के कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों लोगों की भीड़ के बीच लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। इन्होंने भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। इस कारण इन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं उर्दू सभी प्रकार के शब्दों का अवसरानुकूल चयन किया है। इनकी अधिकांश रचनाएं मुक्तक हैं और छंदों के बंधन से भी मुक्त हैं। इन्होंने उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। दुष्यंत जी ने गज़ल की उर्दू परंपरा को मोड़ देते हुए हिंदी को समृद्ध किया है। दुष्यंत कविता को राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर लड़ाई का हथियार स्वीकार करते हैं। उनके व्यंगों में हास्य की अपेक्षा आक्रोश की प्रबलता है। इनकी रचनाएं साये में धूप, आवाज़ों के घेरे, सूर्य का स्वागत, एक कंठ बिस्पाई आदि इनकी रचनाएं हैं। अब हम केंद्रीय भाव की ओर चलते हैं। दुष्यंत कुमार की यह गज़ल जन जागरण का संदेश देती है। कवि देश में अव्यवस्थाओं को देखकर निराश है। वे कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का सपना था कि हर घर में खुशहाली होगी, घर घर रोशनी होगी, किंतु पूरे शहर में ही अंधेरा है। गज़ल में शासन की अव्यवस्थाओं के प्रति आक्रोश है। यहाँ पूरी गज़ल एक खास मनाह स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे समाप्त करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। अब हम गज़ल की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित समझते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सबसे पहले हम इसका संदर्भ तैयार करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गज़ल नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। इसका प्रसंग है, कवि ने नेताओं के द्वारा की गई झूठी घोषणाओं के विषय में दुख प्रकट किया है। तो कवि कहते हैं कि नेताओं ने झूठी घोषणाएं की थीं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था अर्थात निश्चित था। चिरागा
शब्द का अर्थ प्रकाश, दीपक, और इसका आशय खुशियों से है। हर एक प्रत्येक घर के लिए चिरागा का आशय खुशियों से है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है, कवि कहता है कि पहले यह निश्चित किया गया था कि घर घर दीपक जलेंगे, घर घर उजाला होगा, अर्थात हर घर में खुशियाँ आएंगी। हर एक घर के लिए, प्रत्येक घर के लिए खुशियाँ प्राप्त होंगी। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं सैर के लिए, कवि कहते हैं। इसमें चिराग शब्द लिखा है। चिराग का अर्थ दीपक है, मयस्सर का अर्थ उपलब्ध है। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक नहीं है। पहले क्या निश्चित किया गया था कि हर घर के लिए दीपक होगा, घर घर में खुशहाली होंगी, उजाला होगा। किंतु हुआ क्या? पूरे शहर के लिए भी दीपक नहीं है। कवि कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का एक सपना था कि घर घर दीपक जलेंगे, घर घर उजाला होगा। नेताओं द्वारा निश्चित किया गया था कि प्रत्येक घर में दीपक जलेंगे, अर्थात हर घर में खुशियां आएंगी, सबको ढेर सारी खुशियां प्रदान की जाएंगी। किंतु हुआ क्या? कुछ नहीं। यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक उपलब्ध नहीं है। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, अर्थात हर जगह कष्ट ही कष्ट व्याप्त हैं। नेताओं द्वारा की गई प्रत्येक घर के लिए सुख सुविधाओं की घोषणा झूठी है। कवि ने आजाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है। नेताओं के द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन को उजागर किया है। इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का भी प्रयोग है। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में, दरख्तों इसका अर्थ पेड़ होता है। दरख्त शब्द का अर्थ क्या होता है? पेड़। और साए, साए का अर्थ होता है छाया। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। कवि कहते हैं कि पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है, अर्थात जिन नेताओं के आश्रय में हम रहते हैं उनके आश्रय में सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है, बल्कि अनेक तरह के कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें। कवि ऐसे नेताओं के आश्रय में, ऐसी शासन व्यवस्था के आश्रय में नहीं रहना चाहता है जहाँ कष्ट हों। वह हमेशा के लिए उनसे दूर रहना चाहता है। इसलिए कहा है चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए यहाँ से दूर रहने की बात कर रहा है। अब इसमें लिखा है यहाँ दरख्तों के लिए, दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ दरख्तों का आशय
शासन व्यवस्था से है। कैसी शासन व्यवस्था? उस शासन व्यवस्था में उनके आश्रय में धूप ही धूप है, अर्थात कष्ट ही कष्ट हैं। कभी कहते हैं कि यहाँ तो पेड़ों के नीचे छाया में भी धूप लगती है। आशा यह है कि यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है, बल्कि कष्ट ही कष्ट हैं। आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के लोगों के लिए सुख सुविधाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया है, बल्कि उनके द्वारा आम आदमी का शोषण किया जा रहा है। उनके आश्रय में रहने पर दुख ही दुख प्राप्त हो रहे हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसलिए कभी शासन की ऐसी व्यवस्थाओं से दूर जाकर निवास करना चाहता है, कभी इस देश को हमेशा के लिए छोड़कर दूसरे स्थान पर निवास करना चाहता है। अगली पंक्तियां हैं, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ये ना हो कमीज, कमीज का तात्पर्य वस्त्र, वस्त्रों का ना होना अर्थात अभाव। पाँव से पेट ढक लेंगे, अभाव में जीवन यापन कर लेंगे। पाँव से पेट ढक लेंगे, पैरों को मोड़कर पेट ढकना। कवि आम लोगों के विषय में बताता है कि ये लोग अभाव में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इनके पास यदि वस्त्र ना हो तो पैरों को मोड़कर पेट को ढकने का प्रयास करते हैं, किंतु अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते। ये लोग कितने मुनासिब हैं। मुनासिब का अर्थ है उपयोगी, उपयुक्त या योग्य। इस सफ़र के लिए, सफ़र का अर्थ है रास्ता, जीवन यात्रा। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ये उनके लिए, सत्ताधारियों के लिए ऐसे लोग बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों उपयोगी होते हैं? उनकी सत्ता के लिए उपयोगी होते हैं, उन नेताओं के लिए उपयोगी इसलिए होते हैं कि इनमें विरोध करने के विचार उत्पन्न ही नहीं होते हैं, ये विरोध करते ही नहीं हैं। कभी आम लोगों के विषय में बताता है कि ये लोग गरीबी व शोषित जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्रों का भी अभाव होता है तो यह अपने पैरों को मोड़कर पेट ढकने का प्रयास करते हैं। इनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है, अर्थात ये गरीबी में ही जीवन यापन करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए क्या कहा है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। संतुष्ट रहते हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो उदासीन और संतोषी हैं, सत्ताधारियों के लिए, नेताओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं, उनके लिए कैसे होते हैं? उपयोगी होते हैं। इन्हीं लोगों के कारण उनकी शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। उनके लिए मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है, उनके लिए मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है, कोई बाधक नहीं बनता है। अब हम आगे की पंक्तियाँ समझते हैं। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही,
कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अब खुदा नहीं, ईश्वर नहीं है, ना सही। आदमी का ख्वाब सही। ख्वाब का अर्थ होता है सपना। कोई हसीन नज़ारा तो है। हसीन नज़ारा सुहावना दृश्य, मन को प्रसन्न करने वाला दृश्य। नज़र के लिए, नज़र का अर्थ है देखना या दृष्टि या आँख। व्यक्ति का ईश्वर के बारे में लुभावनी कल्पना करना और उसके सहारे जीवन यापन करने का वर्णन है। इन पंक्तियों को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है? व्यक्ति का ईश्वर के बारे में लुभावनी कल्पना करना और उसके सहारे जीवन यापन करने का वर्णन है। कुछ लोगों का मानना है कि संसार में भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। ना सही। कवि कहता है कि यदि भगवान नहीं है तो ना सही, आदमी का ख्वाब सही। लेकिन जो लोग मानते हैं कि ईश्वर होता है, चाहे वह उनकी एक कल्पना मात्र हो, केवल कल्पना हो, वह कल्पना उनके लिए प्रसन्नचित्त रहने के लिए उचित है। कोई हंसी नज़ारा तो है नज़र के लिए, वह कल्पना उनके लिए प्रसन्नचित्त रहने के लिए उचित है। आशय यह है कि इस कल्पना के सहारे, इस स्वप्न के सहारे उन्हें जीवन में आकर्षक दृश्य देखने मिल जाते हैं और वह इस कल्पना के सहारे जीवन प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत कर लेते हैं। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं इसको समझते हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मैं बेकरार हूँ, कवि यहाँ बेचैन है, आवाज में असर के लिए। मैं मुतमईन हैं, वे मुतमईन हैं, पत्थर पिघल नहीं सकता। अब इसमें मुतमईन का अर्थ है आश्वस्त। पिघल नहीं सकता, दया भाव ना होना। यहाँ किसकी बात की गई है? उन नेताओं की बात की गई है, शासकों की बात की गई है, सत्ताधारियों की बात की गई है। क्या बात की गई है? कि समाज में जो दुखी हैं, शोषित वर्ग है, पीड़ित लोग हैं, अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया है, वे अस्वस्थ हैं, उन्हें भरोसा है कि सत्ताधारियों के दिल पत्थर के हैं और ये पत्थर कभी पिघल नहीं सकते हैं। मैं बेकरार हूँ, कवि कहते हैं कि मैं बेचैन हूँ। अपनी आवाज से उन्हें पिघलाने के लिए, उनके भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मैं व्याकुल हूँ। अपनी आवाज का असर दिखाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज से या मेरी आवाज का प्रभाव हो और उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो। समाज में जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उसे पूर्ण विश्वास हो गया है कि सत्ताधारियों के दिल पत्थर के होते हैं, वह कभी पिघल नहीं सकते हैं। मतलब उनके हृदय में दया के भाव नहीं आ सकते हैं। उन नेताओं के मन में आम आदमी के लिए कोई सहानुभूति नहीं हो सकती, वे कठोर हैं। कवि कहते हैं मैं उनके विरोध में आवाज को उठाकर उनके भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने के लिए बेचैन हूँ।
व्याकुल हूँ। कवि कहते हैं कि आवाज में यदि प्रभाव हो, किसमें? आवाज में असर प्रभाव हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे, पिघल सकते हैं। यदि आम व्यक्तियों की आवाज में प्रभाव हो, मतलब क्रांति की चिनगारी हो और आवाज बुलंद हो तथा आम आदमी संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति, भ्रष्ट नेता समाप्त हो सकते हैं। इसलिए मैं आम आदमी की आवाज में असर भरने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगली पंक्तियां हैं कि तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निजाम, निजाम का अर्थ है शासन, सिल्दे बंद करना, जुबान आवाज, शायर कवि। नीचे की पंक्ति में एहतियात सावधानी, जरूरी आवश्यक इस बहर के लिए। बहर का अर्थ छंद या गजल का कोई शेर या कविता भी कह सकते हैं। अब इसमें कवि कहता है तेरा निजाम है, तेरा शासन है, सिल्दे जुबान शायर की। तू चाहे तो कवि की आवाज पर प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंध, नियंत्रण। और तुम्हारी ये शासन व्यवस्था के लिए यह सावधानी आवश्यक है। कवि ने नेताओं से कहा है कि तुम्हारा शासन है। बच्चों ध्यान से समझना, तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की। कवि ने नेताओं से कहा है कि तुम्हारा शासन है, तुम चाहो तो मेरी आवाज पर प्रतिबंध लगा सकते हो, क्योंकि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जब कवि शांत रहें, चुप रहें, कवि उनके विरुद्ध कविता ना लिखें। कवि की आवाज से लोग जागरूक हो जाते हैं, इसलिए चाहो तो कवियों की आवाज बंद कर सकते हो, क्योंकि सुरक्षित शासन के लिए यह सावधानी बहुत जरूरी है, ये एहतियात जरूरी है। अब ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, बहर के लिए, कविता के लिए, छंद के लिए। कवि कहते हैं कि कविता के लिए इतनी सावधानी तो करनी ही होगी, उस पर नियंत्रण करना होगा, अन्यथा लोग जागरूक हो जाएंगे। यदि लोग जागरूक हो जाएंगे तो शासन व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। कवि ने नेताओं से कहा है शासन व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए यह सावधानी आवश्यक है। अब हम अंतिम पंक्तियों को पढ़ते हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ अपने देश, अपने घर और देश की सुख समृद्धि के लिए, देश की रक्षा के लिए
मर मिटने की बात करता है कवि। जिए तो अपने बगीचे में, अपने बगीचे में, अपने घर में, अपने देश में, गुलमोहर के तले। अब गुलमोहर क्या है? एक प्रकार का फूलदार वृक्ष का नाम है। गुलमोहर के तले, यहाँ भी देश के कल्याण, देश के हित की रक्षा के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। इसका आशा है देश का कल्याण, देश के हितों की रक्षा से है, अर्थात इसका आशय भी देश से ही है। मरें तो गैर की गलियों में, यदि हमारी मृत्यु हो, मरें तो दूसरों की गलियों में मरें, तो किसके लिए मरें? अपने गुलमोहर के लिए मरें, अपने देश के लिए। कवि कहते हैं कि हम हमारे देश में ही देश के कल्याण के लिए जिएंगे। क्या करेंगे? हम अपने घर में अपने देश के लिए, देश के कल्याण के लिए ही जिएंगे। और यदि दूसरों की गलियों में भी मरेंगे तो भी अपने देश के लिए ही मरेंगे, देश के हितों की रक्षा के लिए ही मरेंगे। हमारा यही धर्म बनता है कि यदि हम अपने बगीचे में जिएं तो गुलमोहर के लिए ही जिएं, और गैर की गलियों में मरें तो भी गुलमोहर के लिए ही मरें। आशा है, यह है कि समाज का कल्याण ही हमारा धर्म है। हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। अब हम प्रश्नोत्तर अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न है गजल के साथ साथ या गजल के साथ। इसमें पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाकर लिखें। बच्चों, हम इसको समझाते हैं और कविता में इसको पढ़कर आप और अच्छी तरह इसको लिख सकते हैं। गुलमोहर एक खास तरह का फूलदार वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर लोगों को खुशी का अनुभव होता है। कवि ने इसका सांकेतिक प्रयोग ऐसे भारत के लिए किया है जिसका सपना उन्होंने देखा था। वे ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां शांति और सुख की छाया हो। इसके लिए उन्हें कुछ भी त्याग और संघर्ष करना पड़े तो वो करने को तैयार हैं। दूसरा प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? पहली बार चिराग मतलब चिरागा शब्द का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ घर घर के लिए रोशनी, अर्थात घर घर, प्रत्येक घर खुशहाली प्रदान करने से है। दूसरी बार यह चिराग शब्द एक वचन में प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य पूरे शहर के लिए एक दीपक से है, अर्थात पूरा समाज एक छोटे से सुख के लिए तरस रहा है। दोनों बार आया एक ही शब्द अपने अपने संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रभाव रखता है। तीसरा प्रश्न है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा
किस तरह के लोगों की ओर है। तीसरा शेर ध्यान से पढ़ना है। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों के लिए है। अब बच्चों तीसरा शेर आपको पढ़ना है, समझना है। यहाँ संतोषी, उत्साहहीन और दीनहीन लोगों की ओर संकेत है, जो प्रत्येक विपत्ति को सहन करने के लिए तैयार है। वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ही नहीं करते हैं, भाग्य पर निर्भर रहते हैं, जितना है उसमें संतुष्ट रहकर जीवन यापन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की ओर संकेत किया गया है। चौथा प्रश्न है, आशा स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिल्ले जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। हम इसको समझा चुके हैं, फिर भी इसका आशा स्पष्ट करते हैं। इस प्रश्न का आशा यह है कि नेता जो सत्ता में हैं, जिनका शासन है, वे कवि को अपने विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने नहीं देते। उनकी कविताओं पर, आवाज़ पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, क्योंकि कवि की आवाज़ समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। लोग जागरूक होने लगते हैं, जो नेताओं, सत्ताधारियों के लिए हानिकारक है। सुरक्षित शासन के लिए ऐसी सावधानी आवश्यक है, किंतु समाज में बदलाव लाने के लिए कवियों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, जिससे उनकी आवाज़ जनता तक पहुँचे और परिवर्तन हो। धन्यवाद बच्चों। इस तरह पाठ समाप्त होता है।